नाज़रीन 5-6 मुख्तलिफ खबरें हैं जो इस वीलॉग के अंदर आपके साथ शेयर करनी है। फवाद चौधरी साहब की एक ऑडियो सामने आई है। गद्दार इमरान है, मरियम गद्दार को गिरफ्तार करो। ये वो चीज़ थी जिसके बारे में बार बार जिक्र करता था कि खुदा के लिए इस मुल्क को यहाँ तक मत लेके जाइए। ये कुफर के और गद्दारी के फतवे मत लगाने दीजिएगा एक दूसरे के खिलाफ, यहाँ पे बहुत खून रेसी हो जाएगी। अब पता नहीं कहीं पे लगता है कि कहीं असल साजिश ये तो नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन 5-6 मुख्तलिफ खबरें हैं जो इस वीलॉग के अंदर आपके साथ शेयर करनी है। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट खबर 2 खबरें हैं। एक तो फवाद चौधरी साहब की एक ऑडियो सामने आई है, उसके बारे में भी बात करेंगे, उसका पस मंज़र भी मैं आपको बताऊँगा। इसके साथ साथ ये खबर आई है कि मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत के जो सीनियर रहनुमा हैं वो लंदन जाने लगे हैं और इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की चहमगोइयाँ हो रही हैं। मेरे पास क्या खबर है ये भी मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ जो दीगर खबरें हैं, कुछ और जो खबरें हैं, ज़रा सबसे पहले उसके बारे में बात कर लें। एक तो अदालती मामलात के हवाले से सबसे पहले ज़रा बात कर ली जाए। एंकर समी इब्राहिम साहब, जिनके हवाले से FIA ने जो है एक कार्रवाई का आगाज़ किया हुआ है, एक प्रेस रिलीज़ भी उन्होंने जारी की थी जिसमें समी इब्राहिम साहब ने अपने किसी वीलॉग के अंदर जो है वो जनरल बाजवा के हवाले से डायरेक्ट उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे और ये कहा था कि जी उनकी वजह से ये सारी हुकूमत इमरान खान साहब की गई है और इन सब लोगों को लाया गया है, जिसके बाद इस कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हुआ। समी इब्राहिम साहब यहाँ पे नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है। तो उस सिलसिले में आज जो कोर्ट के अंदर कार्रवाई हुई है, 16 मई तक जो है वो FIO को उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जब अगर वो पाकिस्तान इस दौरान वापस आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए और उनसे ये भी कहा गया है कि वो कोर्ट के सामने जो है वो पेश हों। मैं पहले ही इसके ऊपर तफसील से बात कर चुका हूँ कि जिस कानून के तहत वो जो सेक्शन 20 है जिसके ज़रिए समी इब्राहिम साहब के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई होने जा रही थी या है, वो मेरे ख़्याल में बड़ी ही कमज़ोर है। वो एक ऐसे तरीक़ाकार के ज़रिए हो रही है जो एक्चुअली वैलिड नहीं बनता। बहरहाल अब तो ज़ाहिर बात है चूँकि मामला कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट जो है वो बेहतर फ़ैसला करेगा। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी ही एग्रेसिव और एक्टिव किस्म की एक मेंबर हैं मरियम मलिक साहिबा। उनके हवाले से भी जो है वो FIA हरकत में आया था और उनको भी जो है वो नोटिस भेजा गया था उनकी चंद ट्वीट्स की वजह से। तो ये जो मरियम साहिबा हैं ये एक ट्विटर अकाउंट चलाती हैं मैडी विद खान के नाम से और इनके हवाले से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल्स में, सियासी सर्कल्स के अंदर मशहूर हैं कि गालम गलोच के साथ जो है वो अक्सर उसका इस्तेमाल करती हैं, चाहे सहाफ़ी हों, चाहे ऑपोजिशन जो उस वक्त की ऑपोजिशन थी और अब हुकूमत हैं उनकी बात हो, वो मतलब गालियाँ देना इनको बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो एक दूसरे इनके लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाना, इस किस्म की गलीज़ लैंग्वेज इस्तेमाल करना, ये इनको काफ़ी इसमें महारत है। तो इनके हवाले से भी इनको भी एक FIA ने जो है वो नोटिस भेजा और इनको भी पेश होने का हुक्म जारी हुआ। इस सिलसिले में इन्होंने ईमान मज़ारी साहिबा, जो शीरी मज़ारी साहिबा की साहबजादी हैं, उनको वकील के तौर पे इन्होंने अपॉइंट किया। अब ईमान मज़ारी जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के मतलब सिविल केसेस जो हैं, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो केसेस हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त उसको हैंडल करती हैं। आई हैव टू से दिस ऑन एयर कि ईमान मज़ारी वो काम कर रही हैं जो मेरा ख्याल में ज़्यादातर लॉयर्स को करना चाहिए और मैं उनका काम देख के जो है मुझे बड़ी खुशी होती है कि जहाँ पे भी बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात आती है उसके लिए ये खातून जो हैं वो खड़ी होती हैं और उन लोगों को डिफेंड करती हैं। अब ये द आयरनी इज़ के जो मरियम मलिक हैं, इन्होंने जब मैं जिस तरह आपको पहले बता रहा था कि अपनी ट्वीट्स में जो है वो किसी को भी नहीं छोड़ती और मैं ये चंद ट्वीट्स आपके सामने भी रख रहा हूँ, तो इन्होंने ईमान मज़ारी के हवाले से भी जो है वो इस किस्म की ट्वीट्स की हुई थी और इनको भी बुरा भला कहा हुआ था और मतलब बड़ी ही गंदी लैंग्वेज के अंदर। तो आज जब इनको ज़रूरत पड़ी, जब इनको ये नोटिस आया, तो इन्होंने किसको जाके अपॉइंट किया? ईमान मज़ारी को ही। और ईमान मज़ारी अब उनकी वकालत कर रही हैं कोर्ट के अंदर। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप सियासी इख्तलाफ ज़रूर कीजिए, लेकिन इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल मत कीजिए कि कल को आप ख़ुद शर्मिंदा हों जब आप उनके सामने जाके खड़े हों। खैर, अब पता नहीं शर्मिंदगी थी या नहीं थी, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपको इख्तलाफ करें, लेकिन तहज़ीब के अंदर रहते हुए भी इख्तलाफ हो सकता है। और दूसरी बात, जिस किसी के ज़हन में है
कि अक्सर औकात जो है ना वो हमें जब लोग मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि जनाब वो फ़लाँ बंदे ने गाली दी, फ़लाँ बंदे ने ये कहा, तो आप उसको जवाब क्यों नहीं देते। ये इन लोगों के जहन में शायद ये बात है, मैं ज़रा इसके ऊपर बात करना चाहूँगा। ये इनके जहन के अंदर ये बात है कि शायद मतलब अगर ये 22 करोड़ लोग हैं ना, तो 22 करोड़ लोग में से चंद लोग जो किसी पार्टी के कारकुन हैं कि जनाब ये वाली जो लैंग्वेज है ना, ये जो गालम गलोच की लैंग्वेज है, और ये शायद सिर्फ इनको आती है। जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा ना, मतलब पाकिस्तान के अंदर चंद ही लोग होंगे जिनको फ्रेंच आती होगी या चाइनीज़ आती होगी, तो इनके जहन में ये है कि ये वाली जो लैंग्वेज है ना, ये सिर्फ हमें आती है, ये और किसी को नहीं आती है। 22 करोड़ लोगों में से और किसी को नहीं आती, ना सहाफ़ियों को आती है, ना वो सियासतदान जिनके ऊपर ये तनकीद कर रहे हैं ना उनको आती है। तो हम जो मर्जी बोल रहे हैं, कोई मसला नहीं, इनको कहाँ समझ आनी है, या ये कौन सा जवाब दे देंगे। जनाब मसला पता क्या है, गालम गलोच की आपने क्या मतलब सुना होगा आपने, अगर आप कभी आमने सामने आके बैठें तो फिर हम आपको सुना भी सकते हैं कि गालियाँ होती क्या हैं। आपने तो ज़िंदगी में शायद सुनी भी ना हो ऐसी गालियाँ, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है, मैं पहले भी ये बात एक दफ़ा कह चुका हूँ कि मसला आ जाता है प्रोफेशन का। हमारे प्रोफेशन की जो ढाल है ना वो सामने आ जाती है, वो हमें रोक देती है। वो ये कहती है कि नहीं, गाली का जवाब गाली से नहीं देना। आपको याद होगा फैसल वाडा साहब ने भी एक दफ़ा इसी तरह की हरकत की थी, तो मैंने उसके जवाब में यही कहा था कि फैसल वाडा साहब, अगर मैं गाली देने के ऊपर आऊँ ना तो आपके कानों में से धुआं निकल सकता है, लेकिन मसला ये है कि मैं कर नहीं सकता, मेरा प्रोफेशन मेरे सामने आ जाता है। तो ये जो खातून है, ये इन्होंने भी दुनिया जहान के, मतलब मैं भी इसमें इंक्लूडेड हूँ, और भी बड़े एंकर्स हैं, उनको गंदी तरीन किस्म की जो बेहुदा किस्म की गुफ्तगू की हुई है, लेकिन कभी आज तक जवाब नहीं दिया। मैंने कभी आज तक जवाब नहीं दिया। तो उसकी सिर्फ और सिर्फ वही वजह है कि इट्स नॉट पर्सनल। अगर एक शख्स बेवकूफ़ी कर रहा है तो आपको बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है, वरना गाली देनी आती है। मतीउल्लाह जान साहब ने आज इनका इंटरव्यू किया था तो इनको जवाब नहीं देना आ रहा था, क्योंकि आमने सामने आ गए ना, पहली दफ़ा कैमरे के सामने आए, आपसे चंद सवाल हुए तो सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे थे। तो लेकिन अच्छी बात है, चलें इसी प्रोसेस के थ्रू हो सकता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो अपने जहन के ऊपर शायद ये ज़रा जोर डालें और सोचें कि मुझे अपने इख्तलाफ करने के तरीक़ाकार के ऊपर भी जो है वो नज़रसानी करने की ज़रूरत है। आई होप लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जो आई है वो आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों के हवाले से। इमरान खान साहब ने कल एक्चुअली तकरीर के अंदर ये बात कही थी कि जनाब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए अभी तक, उसके लिए एक्चुअली आपको स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब के सामने जाना पड़ेगा। तो वो उस हवाले से उन्होंने कहा जी कोई नहीं जाएगा, उन्होंने कहा कोई नहीं जाएगा, कोई जाके राजा परवेज़ अशरफ के सामने पेश नहीं होगा और इन इस्तीफ़ों की तस्दीक नहीं करेगा, जो कि ये अच्छी तरह जानते हैं। इमरान खान साहब अच्छी तरह इस बात को जानते हैं। मुझे मतलब स्पीकर असद कैसर भी तो थे ना, वही उनको बता सकते हैं कि भाई क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि आपको जाके उसको वेरीफाई करना है, और कुछ नहीं तो आप फ्लोर ऑफ द हाउस में जाके सिर्फ एक दफ़ा खड़े होकर कह दें जी मैं इस्तीफ़ा देता हूँ और मैं मज़ीद कंटिन्यू नहीं करना चाहता। तो ये इस प्रोसेस को कम्प्लीट करने के लिए तैयार नहीं है, और फिर एक जगह ये कहते हैं जी हमारे इस्तीफ़े मंजूर करो। भाई आप प्रोसेस तो कंप्लीट करें ना, आप 100 दफ़ा अपने इस्तीफ़े मंजूर करवाएं, लेकिन प्रोसेस तो कंप्लीट करें। प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर रहे। अब उसके अंदर जो उड़ती भी खबर है, ज़ाहिर बात है मैं नहीं जानता ये कंफर्म है कि नहीं, कि चंद ऐसे MNAs हैं जो एक्चुअली इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, और अगर ये एक्सरसाइज की गई ये इस्तीफ़ों को वेरीफाई करवाने के लिए, तो हो सकता है कि चंद लोग जो हैं वो बीच में से निकल जाएं और वो कहें जी असी तो इस्तीफ़ा नहीं देना। तो इस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए भी है वो ये कहा जा रहा है जी असी सारे नहीं आने, हम में से कोई भी नहीं आएगा, हम में से कोई भी आके अपने इस्तीफ़े को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो वेरीफाई नहीं करेगा। तो ये मामला जो है, मैं सिर्फ आपको ज़रूरत है कि आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि एक्चुअली ये मामला इस्तीफ़ों वाला जो है वो किधर जाके फंसा हुआ है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर है फवाद चौधरी साहब के हवाले से। जेलम के अंदर आज इमरान खान साहब जलसा कर रहे हैं, तो जब भी जलसा होता है तो मुख्तलिफ जो मीडिया ग्रुप्स होते हैं उनकी DSNGs जो हैं, DSNG बेसिकली वो वैन होती है जिसके ज़रिए लाइव कवरेज जो है वो सबके अपने स्टूडियोज़ के अंदर जाती है और फिर आप देख सकते हैं TV के ऊपर। तो जेलम के लिए जितनी भी DSNGs थी वो रवाना हो चुकी हुई थी, वहाँ पे पहुँची। जब वो वहाँ पे पहुँची तो उनको बताया गया कि जनाब आप अंदर नहीं जा सकते, आपको अंदर जाना अलाउड नहीं है। रिपोर्टर्स वो उन DSNGs के साथ ही होते हैं, उनको भी रोक दिया गया। उन्होंने कहा जी आपकी ये जो DSNG और कैमरा है ये अंदर नहीं जा सकते। और वजह क्या है उसकी? वजह फवाद चौधरी साहब की एक ऑडियो सामने आई है, आप ज़रा खुद सुन लीजिए कि फवाद चौधरी साहब उसके अंदर वजह क्या बता रहे हैं, सुनिएगा। हाँ, मैंने कह दिया है, जब हमने प्राइवेट प्रोडक्शन इसीलिए हायर किया है कि हर टीवी की प्रोडक्शन क्वालिटी डिफरेंट हो जाती है और कईयों की प्रोडक्शन बहुत बुरी होती है, कईयों की अच्छी होती है, उससे जलसा ख़राब हो जाता है। तो हमने एक ही जो प्राइवेट प्रोडक्शन जो है उसकी क्लीन फीड सबको दे रहे हैं ताकि एक ही क्लीन फीड जो है वो सबके पास जाए।
और DSNGs की यहाँ ज़रूरत नहीं है, मैंने कह दिया सबको जो है वो फारग कर दें, वरना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बहुत ख़राब होती है। अब ये फवाद चौधरी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, ये फरमा रहे हैं कि जी वो बात ये है कि इसलिए हम DSNGs को अलाउ नहीं कर रहे क्योंकि हमने किसी प्राइवेट कंपनी को जो है वो ये इसका ठेका दिया हुआ है और वो ये कवरेज करेगा। उसके पैरामीटर्स हम आपको दे देंगे। पैरामीटर्स बेसिकली ये होते हैं कि वही पैरामीटर्स जो है वो स्टूडियो के अंदर दे दिए जाते हैं और उनको वही फुटेज जो है वो वहाँ पे पहुँच जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये आज़ादी इज़हार राय नहीं है। ये बेसिकली आप उन लोगों को ये कह रहे हैं कि हम आपको वो दिखाएंगे जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। भाई अगर आपके कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे लोग कम हैं या कोई ऐसी बात है या नहीं है, मतलब आपका फुल भी भरा हुआ है, मीडिया को हमेशा अलाउड होता है कि आप जिस तरह मर्जी जलसा कवर करें, आप पीछे से करें, लेफ्ट से करें, राइट से करें, ऊपर से करें, जहां मर्जी से करें, या लोगों से जाके क्वेश्चन करें, ये सारी चीज़ें अलाउ होती हैं। तो ये पहली दफ़ा इस तरह की बात सुनने में आ रही है। ये तो बिल्कुल उसी तरह ही है कि अक्सर औकात जो है वो सियासी जमातें अपने प्रेस रिलीजेस जारी कर देती हैं, तो आपने हमें प्रेस रिलीज दी, हम उसको उसी तरह ठग करके आगे छाप दें। आपने किसी पे इल्ज़ाम लगाया हुआ है, कुछ भी कहा हुआ है, हम उसको उसी तरह ही छाप दें। तो इस तरह नहीं होता। मतलब आप कल को किसी प्रेस रिलीज में गाली लिख दें तो हम उसी तरह गाली को आगे छाप दें, ये नहीं हो सकता इस तरह। तो इस वजह से जो है वो बड़ा हैरान कुन, और ख़ास तौर पे कमिंग फ्रॉम फवाद चौधरी, वो फवाद चौधरी जो खुद भी वज़ीर इत्तलात रहे हुए हैं, खुद भी मीडिया का हिस्सा रहे हुए हैं, तो उनकी जानिब से इस किस्म की बात आना काफ़ी हैरान कुन बात जो है वो लगती है। और ये को पहली दफ़ा इस तरह हो रहा है। आई होप ये लोग इस मामले के ऊपर जो है नजरसानी करें। आई एम प्रीटी श्योर कि जेलम के अंदर जो है वो फवाद चौधरी साहब का एरिया है, अच्छा क्राउड होगा, अच्छा क्राउड आएगा, अच्छा जलसा होगा। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पे। तो होने दें, आने दें, मीडिया को आने दें, उनको कवरेज करने दें। मुझे नहीं समझ नहीं आई कि ये फैसला करने की आखिर ज़रूरत क्या थी। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो मुस्लिम लीग नून के हवाले से है, और वो ये है कि जी वज़ीर आज़म और मेरे कायद शहबाज शरीफ और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के दीगर सीनियर रहनुमा जो हैं वो लंदन जाने लगे हैं। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कल जा रहे हैं, कुछ के मुताबिक अगले हफ्ते जा रहे हैं, इसमें भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जा रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हाँ जी ये लोग लंदन जाने लगे हैं। अब इसके ऊपर जो चहमगोइयाँ हो रही हैं और जो असल बात हो रही है वो ये है कि जनाब मामला ठीक नहीं है, मामला जो हैं वो बड़े ख़राब हैं। अंदर बड़ी कशमकश पाई जाती है और तशवीश पाई जाती है कि ये जो कुछ भी जिस तरीके से हमने टेक ओवर किया है, इमरान खान साहब की सारी गलतियों का जो मलबा है ना वो हमारे ऊपर आ गया। तो इसलिए और साथ ही साथ हमें जिस तरह टारगेट किया जा रहा है लेफ़्ट राइट एंड सेंटर, इमरान खान साहब की जो एग्रेसिव कैंपेन है, पॉलिटिकल कैंपेन है, उसकी वजह से हमें टारगेट किया जा रहा है और समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। मैं आपको ये बात बता दूं, शाहिद खान अब्बासी साहब ऑलरेडी एक दिन पहले लंदन जा चुके हैं, उनकी नवाज शरीफ से बड़ी तवील मुलाकात हुई है। तो उसके बाद जो है वो अब ये सब कुछ होने जा रहा है। मेरी इतला के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के चंद रहनुमा जो हैं, ये जो भी ये सेटअप बना है उससे खुश नहीं है, जिसमें शाहिद खान अब्बासी साहब का नाम भी आता है। और नवाज शरीफ साहब भी जो हैं वो पहले इस सारे फॉर्मूले से ज़्यादा खुश नहीं थे, ये जो कुछ भी जिस तरह हुआ, लेकिन अल्टीमेटली उनको मनवा लिया गया था और वो फिर अल्टीमेटली मान गए थे, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ था। तो इस सारी चीज़ के अंदर लग यही रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है पार्टी के अंदर। और ये जो मीटिंग होने जा रही है, सारी सीनियर लीडरशिप जो है वो वहाँ पे लंदन जा रही है, तो ये कोई बड़ा फैसला भी कर सकती है। बड़ा फैसला इलेक्शंस का भी हो सकता है, बड़ा फैसला कोई और फैसला भी हो सकता है, लेकिन ये फैक्ट है कि एवरीथिंग इज़ नॉट ऑल राइट इन द पार्टी। और ये जो मौजूदा हुकूमत जो जिस तरह भी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया इकोनॉमिक सूरत हाल जो बनी हुई है, उसके बाद इमरान खान साहब जो प्लान कर रहे हैं आने का, वो भी बहुत बड़ी परेशानी है मौजूदा हुकूमत के लिए, कोई छोटी परेशानी नहीं है। तो इस सारी चीज़ के अंदर जो है मुस्लिम लीग नून को ये लग रहा है कि हम आ तो गए हैं, लेकिन आके हम सारे मामले में फंस गए हैं, क्योंकि हम हाथ पाँव नहीं मार पा रहे, हम हर जगह से लॉक हुए हैं सारी चीज़ के अंदर। इवन दो इस मरतबा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनके ऊपर कोई प्रेशर्स नहीं आ रहे, कोई किसी किस्म इनको फ्री हैंड दिया हुआ है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी न्यूट्रल पोजीशन ली हुई है। तो अब देखें कि जब ये लोग सारे वहाँ पे इकट्ठे होते हैं तो उसके बाद किस किस्म का फैसला करते हैं, किस तरह ये मामला जो हैं वो आगे चलते हैं, तो इसके ऊपर निगाह रखी जाएगी। इसके अलावा एक और ख़बर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ट्विटर के ऊपर आज मैं एक ट्रेंड देख रहा था, ये आपके सामने है। इस ट्रेंड के अंदर बेसिकली जो एक वक्त में जो नंबर 1 के ऊपर ये ट्रेंड आया वो जी गद्दार इमरान है। एक ये ट्रेंड जो है वो सामने आया, और एक दूसरा ट्रेंड जो आया वो है जी मरियम गद्दार को गिरफ्तार करो। बाकी तो वो चल ही रहा है, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर और ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप सिर्फ ये देखिए कि ये किस किस्म की गुफ्तगू अब शुरू हो चुकी है कि दोनों साइडें एक दूसरे के ऊपर जो है ना गद्दारी के फतवे लगा रही है। ये वो चीज़ थी जिसके बारे में बार बार जिक्र करता था कि खुदा के लिए इस मुल्क को यहाँ तक मत लेके जाइएगा, ये कुफर के और गद्दारी के फतवे मत लगाने दीजिएगा एक दूसरे के खिलाफ, यहाँ पे बहुत खून रेसी हो जाएगी।
लेकिन पता नहीं, यकीन करें मेरा दिल नहीं मानता, मेरा बिल्कुल दिल नहीं मानता इस चीज़ को मानने के लिए, लेकिन अब पता नहीं कहीं पे लगता है कि कहीं असल साजिश ये तो नहीं थी कि इस मुल्क के अंदर जो है अफरा तफरी फैल जाए, इस मुल्क के अंदर भाई भाई से लड़ना शुरू हो जाए, एक दूसरे को जो है काफिर डिक्लेयर कर दिया जाए। पता नहीं कितने वाक़यात इस तरह की रिपोर्ट अब तक हो चुके हैं कि जनाब सियासी मुखालफत की बुनियाद पे एक दूसरे को जो है वो ज़ख्मी कर दिया गया लड़ाई झगड़े के अंदर, और पता नहीं क्या क्या वाक़यात इस तरह के हो चुके हैं। तो यही वो चीज़ थी जिससे मैं बार बार डरता था कि भाई सियासत करें 100 दफ़ा करें, खुदा के लिए एक दूसरे के ऊपर ये मज़हब को और ये जो गद्दारी वाले कार्ड हैं ये मत लगाएं एक दूसरे के ऊपर। आज देख लें ट्विटर के ऊपर क्या सूरत हाल है कि इमरान खान साहब के ऊपर और मरीम नवाज़ के ऊपर क्या क्या चीज़ें जो है वो बोली जा रही हैं। अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।